ओके जी। सी इन द प्रीवियस क्लास हमने टॉपिक पढ़ लिया था एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब जब कोई सॉलिड चीज मेल्ट हो जाए मेल्टिंग पॉइंट पे तो आप उसका डेल्टा एच निकालो। तो डेफिनेशन थी एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और ये इसका सिंबल है। इसी तरह से एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, कोई वन मोल लिक्विड है, आप उसको गैस में चेंज कर रहे हो और उसका डेल्टा एच निकाल रहे हो, एच टू माइनस एच वन। तो जनरल फॉर्मूला है एच टू माइनस एच वन हमेशा। तो इसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसी तरीके से एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जब कोई चीज सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्ट चेंज हो रही है गैस में बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका डेल्टा एच निकाल लीजिए। इसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब आता है हमारा टॉपिक एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब होता है कि कार अपना किसी भी सब्सटेंस को जलाना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और जला के CO2 और H2O बनाना। और जो भी उसमें एंथैल्पी चेंज होगी यानी H2 माइनस H1 निकालोगे तो उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो बेटा आप देखो डेफिनेशंस ने सारी इजी हैं, बस नाम के हिसाब से इसका काम चेंज हो रहा है, काम के हिसाब से नाम चेंज हो रहा है या काम के नाम के हिसाब से काम बता दो। तो कंबशन मतलब जलाना, यानी हम जब किसी वन मोल सब्सटेंस को जला दें, जला के उसको CO2 और H2O में कन्वर्ट कर दें, तो इसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। लिखते रहना बेटा साथ साथ। तो देखो enthalpy change when one mole of a substance undergoes complete combustion, मतलब उसको हम जला दें completely और जला के क्या बना दें CO2 और H2O, तो इसे हम कहते हैं enthalpy of combustion। इसी तरह से आता है enthalpy of transition। तो पहले मैं ना ट्रांजिशन का मतलब बताता हूँ। देखो जैसे एलोट्रॉप है, जैसे ग्रेफाइट और डायमंड, ये कार्बन के एलोट्रॉप है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ग्रेफाइट है वो डायमंड में चेंज हो जाए, मतलब एक एलोट्रॉपिक फॉर्म को दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज करना चाहता हूँ। तो जब हम एक कार्बन के एलोट्रॉप को उसी के दूसरे एलोट्रॉप में चेंज करेंगे डायमंड में, तो जो इसका डेल्टा एच होगा उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। तो याद रखना जो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन है ना, ये किस चीज से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हमारा एलोट्रॉप से। एलोट्रॉप जैसे कार्बन डायमंड, ये एलोट्रॉप है कार्बन के, ग्रेफाइट डायमंड कार्बन के एलोट्रॉप है। तो कार्बन को हम उसकी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म से दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म, या कोई और भी एलिमेंट हो, तो किसी की भी एलिमेंट की एक एलोट्रॉप से दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसके डेल्टा एच को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। तो देखो डेफिनेशन क्या बना, enthalpy change when one mole of allotrop of an element is changed into another allotrop, इसे हम कहते हैं enthalpy of transition। अब आप बेटा इसे नोट कर लो। ओके बेटा, तो हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया कि एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कंबशन क्या होता है। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ध्यान में रखिए और ये डेफिनेशन पेपर में आती भी है, सब्लिमेशन पेपर में आ जाती है, ट्रांजिशन कंबशन ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अगली डेफिनेशन पे। अगला है टॉपिक हमारा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का सिंबल है डेल्टा एच SOL, सॉल मतलब सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या होता है, मान लो मेरे पास सॉल्ट है, सॉल्ट को मैंने पानी में डाल दिया, तो जब मैं सॉल्ट को पानी में डालूंगा तो सोल्यूशन बन जाएगा। ऐसा करते हुए जो भी डेल्टा एच बनेगा, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, जो भी डेल्टा एच बनेगा इसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। बस इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब भी हमने सोल्यूशन बनाना है तो सोल्यूशन हमने ऑलरेडी सैचुरेटेड बनाना है, मतलब जितना डिसॉल्व हो सकता है उतना डिसॉल्व करके बनाना है। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, एंथैल्पी चेंज व्हेन one mole of a solute is dissolved in a large excess solvent। large excess solvent मतलब जितना हो सकता है उतने में आपने उसको डिसॉल्व कर दिया, so that no further dilution and no heat change occur, मतलब एक बार में जितनी चेंज होनी है हो जाए। और इसको सिंपल टर्म्स में क्या समझ सकते हो कि आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालो, सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसा करने में जो भी डेल्टा एच बनेगा
उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। लिख लीजिए बेटा। अब आ जाओ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेट मतलब मॉइस्चर या वाटर। मान लो आपके पास कोई सॉल्ट है, उस सॉल्ट में आपने थोड़ा सा पानी डाल दिया। सॉल्ट में पानी डाल दो गीला हो जाएगा। तो जब आप पानी डाल दोगे और उसका डेल्टा एच निकालोगे, सॉल्ट थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाएगा, तो उसी को हाइड्रेशन कह देते हैं। या पानी में या सॉल्ट में पानी डाल दो इस तरीके से, तो इसका जो डेल्टा एच बनेगा ना, उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो आप देखो इस चैप्टर में ना डेफिनेशंस बहुत हैं, आसान है डेफिनेशंस, बस नाम से रिलेट करके आप इनको इजीली याद कर सकते हो। तो क्या होता है हमारा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन? देखो, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस होता है ड्राई सॉल्ट, और पार्शली हाइड्रेटेड या थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चर हो, कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रेट। मतलब सॉल्ट है, सॉल्ट में आपने थोड़ा सा मॉइस्चर डाल दिया, तो इसका जो डेल्टा एच बनेगा उसे हम नाम दे देंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सो क्या होता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन? Enthalpy change when 1 mole of anhydrous salt combined with moisture or water to form its hydrate। hydrate मतलब गीला सा सॉल्ट बन जाएगा, चिपचिपा सा। दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और डेल्टा एच HYD लिख सकते हैं। अब आता है हमारा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले आपको एटमाइजेशन का मतलब बता देता हूँ, फिर मैं इसको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आप ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं हर्षिता की हेल्प भी लूंगा। हर्षिता, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, जरा बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस H2? H2 क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है H2? हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन इसे, से। मान लो मैं इसे इतनी हीट दे दूं कि ये टूट जाए एटम में, ये टूट के एटम बना दे, ठीक है? तो हाइड्रोजन को मैंने इतनी हीट दी कि ये टूट के एटम बना दे। क्या बना दे? एटम। तो इसी अच्छा। कंसेप्ट को एटमाइजेशन कहते हैं। देखो एटमाइजेशन मतलब किसी भी सॉल्ट को या किसी कंपाउंड को आप इतनी हीट दो कि वो टूट के अपने गैशियस एटम में चेंज हो जाए, तो इसका जो डेल्टा एच बनेगा उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो आप इसे नोट भी कर लीजिए साथ के साथ। सो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या क्रिस्टल is broken down into its constituent atoms in gaseous state, और ये gaseous state में possible है, ठीक है? broken down into its constituent atoms या atoms in gaseous state, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको डेफिनेशन बताऊं तो क्या बनेगी सिंपल टर्म में डेफिनेशन? कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है? कि, कि आपको कोई सब्सटेंस दिया, आपने उसकी इतनी हीट दी कि वो एटम में चेंज हो जाए, इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। चलो इसे नोट कर लो, फिर मैं डाइल्यूजन समझा के फिर आगे चलूंगा। ओके एक सो मिनट लिख लें सर, एक मिनट। हाँ ओके बेटा लिख लीजिए। अब हमारा टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूजन। अब देखो डाइल्यूजन, डाइल्यूट मतलब पानी डालना। मान लो आपके पास एक सोल्यूशन है 1 मोलर, आपने उसमें पानी डाल दिया, तो पानी डाल दिया तो उसकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यानी डाइल्यूट कर दिया। मतलब आपके पास ऑलरेडी एक सोल्यूशन है जिसकी कुछ कंसंट्रेशन है, तो उसमें पानी डाल दोगे तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो ऐसा करते हुए जो भी डेल्टा एच बनेगा, जो भी डेल्टा एच बनेगा उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूजन। कंफ्यूज ना हो जाना। तो देखो एंथैल्पी चेंज व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मतलब पानी डाल देना, फ्रॉम वन कंसंट्रेशन टू अनदर। याद कर लो। तो क्या है हमारा एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूजन इन सिंपल वर्ड्स? कि मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, उसमें 1 मोलर सोल्यूशन है, आपने उसमें थोड़ा पानी डाल दिया, तो पानी डाल दिया तो वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया और आयंस आपके कम हो गए, तो उसके मोलैरिटी पे फर्क पड़ जाएगा। यानी डाइल्यूजन करने से जो भी डेल्टा एच चेंज होगा, यानी पहले का डेल्टा एच और पानी डालने के बाद वाला डेल्टा एच निकाल लो, H2 माइनस H1 करके, जनरल फॉर्मूला। तो इसे हम बोलेंगे डाइल्यूजन। तो देखो मैंने इतनी सारी डेफिनेशन करवा दी, और डेफिनेशन का जो हेडिंग है ना उसी से आपका आंसर आ जाता है। जैसे डाइल्यूजन मतलब पानी डाल दिया, एटमाइजेशन मतलब एटम बना दिया, हाइड्रेट पानी खींच लिया मतलब सॉल्ट ने पानी खींच लिया, हाइड्रेट। सोल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया, सोल्यूशन। तो जैसा नाम
वैसी डेफिनेशन, फॉर्मूला सेम है डेल्टा एच। तो अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला सेम है, डेल्टा एच मतलब H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, बस सिंबल चेंज हो रहा है। एटमाइजेशन का A सिंबल है, डाइल्यूशन का DIL है, सो ऑन, इस तरीके से आएगा। तो जल्दी से बेटा आप इसे नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं। तो अब हमने ये डेफिनेशंस भी नोट कर ली और इनको समझ भी लिया इजी तरीके से। जैसे एटमाइजेशन मतलब एटम बनाना, डाइल्यूशन मतलब पानी डाल देना किसी सॉल्यूशन में तो उसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, तो दैट इज डाइल्यूशन। अब हम चलते हैं और आगे, अब हमारे पास और डेफिनेशंस आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी डेफिनेशन आती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो मान लो आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, जैसे सी और O2 को रिएक्ट करके CO2 बना रहे हो, मान लो कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, तो किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल लो, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करके डेल्टा एच निकाल लो, तो उसे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह देंगे। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब कोई भी रिएक्शन हो सकती है, आप कोई भी रिएक्शन कर लो लैब में, उसका डेल्टा एच निकाल दो, उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसका सिंबल है डेल्टा एच आर। देखो डेफिनेशन, defined as the enthalpy change when a chemical reaction take place as per balanced chemical equation। बस, तो कुछ भी नहीं था कि आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, बैलेंस्ड हो, उसका डेल्टा एच निकाल दो, यानी रिएक्शन शुरू करने से पहले का एच, बाद वाला एच सब्ट्रैक्ट करके निकाल लो, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब आता है हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आज हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे भी आगे। सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? अब देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। जैसे मान लो मैंने CH4 बनाना है, अब मुझे CH4 बनाने के लिए मुझे कार्बन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए, तो मैंने कार्बन लिया, हाइड्रोजन लिया, रिएक्ट करवा दिया और 1 मोल CH4 बना दिया, तो इसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? एंथैल्पी चेंज टेक प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म। देखो जैसा टॉपिक है ना वैसा ही आंसर बताया जा रहा है। वैसे अगर आप देखो यहाँ पे भी तो CO2 बन रही है, ये भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, बट यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो हम फॉर्मेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई भी रिएक्शन हो जाए तो उसका डेल्टा एच निकाल लो, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब हमें ये चाहिए, एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, या हमें CO2 चाहिए या CH4 चाहिए, मतलब फोकस्ड, मतलब इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं, मतलब फोकस्ड मुझे यही चाहिए, तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। So what is enthalpy of formation? Enthalpy change when 1 mole of substance is formed from its constituent elements। जैसे मैंने CH4 बनाना है, तो CH4 बनाने के लिए मुझे कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करानी पड़ेगी, तो CH4 मिलेगा। तो ऐसा करने में जो भी एंथैल्पी चेंज होगी, मतलब जो भी डेल्टा एच बनेगा, उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है जी, तो बहुत आसान है। अब आता है, अब ये लास्ट डेफिनेशन है, कहीं सोच रहा हूँ भी और डेफिनेशंस आ गई, ये लास्ट है। अब देखो, अब आता है हमारा हेडिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ऊपर टॉपिक था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अब नीचे टॉपिक है स्टैंडर्ड। तो अब देखो अभी तक हमने जितने भी डेफिनेशंस किए हैं ना, अगर मैं सबके आगे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लगा दूं तो हमने जितनी डेफिनेशन पढ़ी है वो सारी डबल हो जाएंगी। तो स्टैंडर्ड एक ही बताया है क्योंकि डेफिनेशन सेम है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने बोला स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो इसका आंसर सेम है जो हमने ऊपर पढ़ा, बस एंड में एक लाइन आ जाएगी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। एंड में एक लाइन आ जाएगी स्टैंडर्ड कंडीशन, और वो स्टैंडर्ड कंडीशन बता दो 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार एंड 298 केल्विन, बस कुछ भी नहीं है। तो हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, अगर उनके आगे स्टैंडर्ड आ जाए तो डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं होगा, डेफिनेशन सेम रहेगी, बस एंड में एक लाइन लिख देंगे साथ में एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार एंड टेम्परेचर 298 केल्विन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में आजकल बुक में 1 बार ले रहे हैं, तो 1 एटमॉस्फेयर 1 बार आप वो कंडीशन मेंशन कर दीजिए और इस हिसाब से लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, फिर हम आगे चलेंगे। लो जी, अब हमारी यहाँ पे तकरीबन तकरीबन डेफिनेशंस खत्म हो जाती हैं सारी। अब डेफिनेशंस करने के बाद अब हमने यहाँ पे जब फॉर्मूले लगाने हैं न्यूमेरिकल करते हुए, खासकर वो क्या फॉर्मूले हैं, देखो मोस्टली डेल्टा एच, मतलब 90% 99% केस में डेल्टा एच H2 माइनस H1 होता है, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बट अगर कहीं पे बॉन्ड एंथैल्पी वाला लिखा क्वेश्चन आ जाए तो बॉन्ड एंथैल्पी में ना डेल्टा एच H1 माइनस H2 होता है, बस ये याद रखना। बॉन्ड एंथैल्पी में क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम बॉन्ड एंथैल्पी में रिएक्टेंट्स के साथ डीलिंग ज्यादा करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों देखते हैं,
बट बॉन्ड एंथैल्पी एक ऐसी चीज है जिसमें हमने बॉन्ड तोड़ने हैं, तो बॉन्ड तोड़ना है तो उसमें हम रिएक्टेंट को ज्यादा फोकस करते हैं। तो जब कभी भी बॉन्ड एंथैल्पी का हम कुछ भी करेंगे तो वहां फॉर्मूला सिर्फ H2 माइनस H1 ना लगा के H1 माइनस H2 लगेगा। वैसे 99% केस में क्या फॉर्मूला लगेगा, ये डेल्टा H का नॉर्मल फॉर्मूला जो आपको पता है। तो मैंने यहाँ पे आपको देखो हाईलाइट भी किया हुआ है और मैं यहाँ पे स्टार भी बना देता हूँ जिससे आप इसे ध्यान में रख पाए और इसे नोट करके वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट बना के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बताया मैंने नोट, एक बार दोबारा सुन लीजिए। मैंने ये बताया कि जब कभी भी आपको डेल्टा एच निकालना हो नॉर्मल फॉर्मूले से, तो आपका नॉर्मल फॉर्मूला H2 माइनस H1 होगा, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नॉर्मल कंडीशंस में मोस्टली 99%। बट अगर क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड आ गया बॉन्ड एंथैल्पी, तो बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है बॉन्ड तोड़ना। तो हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स के साथ डील करते हैं और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी H1 माइनस H2 हो जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। सो बेटा हमने ये भी पढ़ लिया क्या होती हैं ये चीजें। अब हम एक टॉपिक और करते हैं और अपना लेक्चर आगे लेके चलते हैं। अब देखो आपको जो टॉपिक नजर आ रहा है, तो टॉपिक का जो नाम है ये नाम है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। एसिड और बेस की रिएक्शन कर दो तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ऐसा करते हुए जो डेल्टा एच बनेगा उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इस डेफिनेशन को लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस और वाइस वर्सा, या फिर जैसा मैंने यहाँ लिखा है, ये थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है, the change in enthalpy when 1 gram equivalent of acid is neutralized by base or vice versa in dilute solution। तो एक तो ये तरीका है, या आप नॉर्मल डेफिनेशन लिख दीजिए कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब एसिड और बेस 1 मोल एसिड 1 मोल बेस को न्यूट्रलाइज कर दे या वाइस वर्सा हो जाए, तो उसका जो डेल्टा एच बनेगा उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बेटा साथ साथ लिखते रहिए। अब एसिड दो तरह का होता है, बेस भी दो तरह का होता है। एसिड होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, इसी तरह से बेस भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कंप्लीटली टूट जाए, वीक होता है जो कंप्लीटली नहीं टूटता। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो कंप्लीटली टूट जाए, आयंस में चेंज हो जाए। वीक होता है जो कंप्लीटली नहीं टूटता। अब इससे रिलेटेड एक दो चीजें हैं। देखो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा, देखो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो उसकी डेल्टा एच हमेशा -57.1 किलो जूल आती है। ये एक्सपेरिमेंटल है कि अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है और वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो डेल्टा एच -57.1 किलो जूल आएगी। बट एक भी वीक हो गया, मान लो एसिड वीक हो गया या मान लो बेस वीक हो गया, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग हो गया, तो आपकी वैल्यू जो है लेस देन -57.1 किलो जूल आएगी। अब क्वेश्चन है कि ये कम क्यों हो गई, तो इसको इस तरीके से समझो। जैसे सपोज कर लो मैं मेरे बैच में मान लो 10 बच्चे हैं, 10 के 10 बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और मैंने प्लानिंग की है कि आज मैंने 12 क्वेश्चन कराने हैं। तो बच्चे अच्छे हैं तो मैं करवाऊंगा, उनको जल्दी समझ में आ जाएगा, यानी मैं 12 के 12 क्वेश्चन करवा जाऊंगा क्योंकि बच्चे स्ट्रॉन्ग है। अब मान लेते हैं मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से 4 बच्चे वीक हैं और 4 बच्चे स्ट्रॉन्ग, मतलब बाकी स्ट्रॉन्ग है। वीक बच्चा क्या करेगा, सर दोबारा समझाना, सर ये वाला बताना दोबारा, ये वाला दोबारा बताना। तो अब मेरे पास प्लानिंग है क्वेश्चंस करने की 12, बट बच्चा बार बार पूछ रहा है तो मैं मेरी एनर्जी समझाने में लग रही है, तो मेरी कुछ एनर्जी समझाने में लग गई, यानी मेरा आउटपुट जितना आना था उतना नहीं आएगा, उससे कम आएगा। यानी मैंने अगर 12 की प्लानिंग की है तो हो सकता है 8 ही क्वेश्चन करा पाऊँ। तो यही चीज होती है स्ट्रॉन्ग और वीक के साथ। तो अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस हैं तो डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा 57.1 आएगी। बट अगर एक भी वीक हो गया तो एनर्जी का कुछ हिस्सा उस वीक को तोड़ने में यूज हो जाता है, इसलिए एक भी एसिड और बेस में से वीक हो जाए तो हमारी एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखो इस पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी बनता है, सिलेबस में नहीं है बट क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन का ये आंसर है, दिस इज बिकॉज some part of energy released is used up for dissociation मतलब break करना of weak acid or base, and hence the net energy released will be always less than
57.1 किलो जूल पर मोल। तो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, फिर मैं यहाँ पे इसको रोकता हूँ। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस रिएक्ट करें, न्यूट्रल कर दें रिएक्शन को, तो उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है। टेक्निकल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस और वाइस वर्सा। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। फिर मैंने ये बताया अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी डेल्टा एच की वैल्यू ऑलवेज कितनी आने वाली है, देखो आपके सामने है -57.1 किलो जूल। बट अगर एक भी वीक हो जाए, मान लो या आपका एसिड वीक हो जाए, या मान लो आपका बेस वीक हो जाए, तो आपका जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो -57.1 से कम आएगी। क्यों कम आएगी, ये नीचे आंसर मैंने अंडरलाइन कर दिया है। क्योंकि एनर्जी का कुछ हिस्सा वीक एसिड और बेस को तोड़ने में यूज हो जाएगा, इसलिए आउटपुट थोड़ी कम आएगी। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। अब एक बार दोबारा सुनिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ये हमें पता चल गया कि 1 मोल एसिड 1 मोल बेस न्यूट्रल कर दें एक दूसरे को, या वाइस वर्सा, कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो तो डेल्टा एच कितना होगा, तो 57.1 किलो जूल पर मोल और -13.7 किलो कैलोरी। अच्छा ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन बनता है अगर एक भी वीक हो जाए फिर एनर्जी वैल्यू क्यों कम होती है, क्योंकि एनर्जी का कुछ हिस्सा वीक एसिड और बेस को ब्रेक करने में यूज हो जाता है। चलिए अब आप नोट कर लीजिए।